Hello everyone, welcome to my channel Psycho Study. I am Nishu Rawal and in this channel you will get the informative and comprehensive videos of psychology honor courses of IGNOU and I hope that you will like the content. So before jumping to the video, don't forget to subscribe to my channel and hit the bell icon. हेलो एवरीवन, तो इस वीडियो में हम बीपीसीसी 103 इंडिविजुअल डिफरेंसेस के ब्लॉक 3 को स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमारी जो फर्स्ट यूनिट है मतलब यूनिट नंबर 7 वो है डिफरेंसेस बिटवीन इंडियन एंड वेस्टर्न साइकोलॉजी। कि हमारी जो भी इंडियन साइकोलॉजी है, मतलब पढ़े हम साइकोलॉजी को ही रहे हैं, लेकिन उसका जो वेस्टर्न व्यू है, जो वेस्टर्न नोशंस है साइकोलॉजी को लेकर के और जो इंडियन नोशंस है साइकोलॉजी को लेकर के, वो क्या है वो हमें समझना है और इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है वो हमें समझना है। क्योंकि बात तो हम साइकोलॉजी की करें तो उसमें भी क्या डिफरेंसेस आ सकते हैं हमारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में या फिर इंडियन वर्ल्ड व्यू में, और जो वेस्टर्न नोशंस है उसमें क्या डिफरेंसेस है। तो सबसे पहले हमें पढ़ना कि जो इंडियन साइकोलॉजी ये टर्म क्या है, ठीक है, इसका क्या मीनिंग है, क्या नेचर है और क्या स्कोप है इसका, उस सब के बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं इंडियन साइकोलॉजी, उसकी क्या मीनिंग है और क्या नेचर है और क्या स्कोप है इंडियन साइकोलॉजी का, उसके बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि इसकी क्या मीनिंग है और क्या नेचर है। ये जो टर्म हमने पढ़ी है इंडियन साइकोलॉजी, इसकी क्या मीनिंग है और क्या इसका नेचर है उसके बारे में। तो अगर हम डिफरेंट टेक्स्ट देखें, डिफरेंट आर्टिकल्स, डिफरेंट बुक्स अपने अलग तरीके से इसको मीनिंग दी है, इस टर्म को इंडियन साइकोलॉजी को अलग तरीके से इसको इसके कॉन्टेशन दी है, अलग तरीके से इसको डिराइव करा है, समझा है। कई जो लोग थे वो एम्फोसाइज करते थे कि स्पिरिचुअल व्यू को, कि इंडियन साइकोलॉजी स्पिरिचुअल व्यू पे है, कि जो हमारी इंडियन साइकोलॉजी है वो मेनली स्पिरिचुअलिटी को बता रही है या फिर सोशियो कल्चरल व्यू है। और जब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं वेस्टर्न साइकोलॉजी में और जो एशियन साइकोलॉजी है उसमें, वेस्टर्न और नॉन वेस्टर्न साइकोलॉजी में जब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो कई जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं मॉडर्न टर्म्स में जब हम डिफ्रेंशिएट करें तो कई तो जो लोग होते हैं वो एडवोकेट करते हैं इंडिजिनाइजेशन साइकोलॉजी को, इंडिजिनाइजेशन ऑफ साइकोलॉजी, और कई लोग जो है एडवोकेट करते हैं इंडिजिनस साइकोलॉजी। और ये जो दोनों टर्म्स है इंडिजिनाइजेशन और इंडिजिनस साइकोलॉजी, ये दोनों डिफरेंट है एक दूसरे से। इंडिजेंगे पहले हम ये देखते हैं कि जो इंडियन साइकोलॉजी है उसको समझने के लिए 5 डिफरेंट वेज है हमारे पास, जो कि सालिगम ने दिए थे हमें 2001-2011 में। तो हम पहले वो डिफरेंट वेज देखते हैं। तो जब ये क्वेश्चन आएगा, अगर आ जाता है एग्जाम में कि इंडियन साइकोलॉजी का मीनिंग और नेचर आपको डिराइव करना है, तो सबसे पहले आपको मीनिंग में क्या बताना है कि अलग अलग टेस्ट में लोगों ने अलग अलग तरीके से इसको डिराइव करा है, अलग अलग अपनी मीनिंग्स दी हैं। कई लोग इसको एक स्पिरिचुअल व्यू से देखते हैं, कई लोग इसे एक सोशल कल्चरल व्यू से देखते हैं। और जब हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं वेस्टर्न साइकोलॉजी से, ठीक है, जो वेस्टर्न साइकोलॉजी और जो नॉन वेस्टर्न साइकोलॉजी या फिर इसको एशियन साइकोलॉजी हम लोग बोल सकते हैं, जब हम इनके बीच में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो कई लोग एडवोकेट करते हैं इंडिजिनाइजेशन ऑफ साइकोलॉजी को और कई लोग एडवोकेट करते हैं, मानते हैं इंडिजिनस साइकोलॉजी को। और ये दोनों टर्म्स को हम आगे डिराइव करेंगे। और हमारे पास 5 डिफरेंट वेज हैं जिसके थ्रू हम समझ सकते हैं कि इंडियन साइकोलॉजी आखिर क्या है। तो फर्स्ट है साइकोलॉजी इन इंडिया। साइकोलॉजी इन इंडिया क्या, कि बहुत सारे जो राइटर्स हैं, ठीक है, और उनका क्या मानना था, जो भी और मेनली जो लोग प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट नहीं थे, जैसे ट्रैवलर्स हो गए, स्कॉलर्स हो गए, या फिर दूसरे डिसिप्लिन्स के जो लोग हो गए, या फिर फॉरेन जो साइकोलॉजिस्ट हो गए, वो इंडियन साइकोलॉजी जो टर्म थी इसको यूज़ करते थे रेफर करने के लिए एकेडमिक और प्रोफेशनल स्टेटस ऑफ साइकोलॉजी डिसिप्लिन इन इंडिया। मतलब मेनली जैसे वर्ड से ही पता चल रहा है साइकोलॉजी इन इंडिया, कि जो इंडियन साइकोलॉजिस्ट हैं या फिर जो इंडिया में जो साइकोलॉजी पढ़ाई जाती है एकेडमिक लेवल पे, प्रोफेशनल लेवल पर, उनको एड्रेस करने के लिए हम लोग जो वेस्टर्न लोग थे या फिर जो वेस्टर्न साइकोलॉजिस्ट थे या स्कॉलर्स थे या फिर जो ट्रैवलर्स थे, वो लोग एड्रेस करते हैं इस टर्म से इंडियन साइकोलॉजी को। मतलब जो भी जितने भी एकेडमिक और प्रोफेशनल स्टेटस है साइकोलॉजी का हमारे इंडिया में, इस डिसिप्लिन का, उसको एड्रेस करने के लिए इंडियन साइकोलॉजी टर्म को यूज़ कर लेते हैं कि भाई इंडिया में जो साइकोलॉजी पढ़ा जाती है वो इंडियन साइकोलॉजी, बस ऐसे टर्म एक एड्रेस करने के लिए हो जाती है। तो वो हो गई साइकोलॉजी इन इंडिया। सेकंड वे क्या हो गया समझने का, इंडियन साइकोलॉजिकल थॉट, कि हमारे इंडिया के जो थॉट्स हैं, इंडियन साइकोलॉजी के जो थॉट्स हैं वो क्या हैं। दिस इज प्राइमरी सेंस इन विच द टर्म इज़ यूज्ड फॉर ओवर अ सेंचुरी, कि बहुत टाइम से जो मेनली इंडियन साइकोलॉजी जब हम वर्ड सुनते हैं या समझते हैं तो उससे मेनली क्या समझते हैं कि इंडियन साइकोलॉजिकल थॉट, कि जो इंडियंस है या फिर जो इंडियन कल्चर है उसके अकॉर्डिंग वो लोग साइकोलॉजी को किस तरीके से समझते हैं, जो उनका परसेप्शन है उसको इंडियन साइकोलॉजी को उससे इंडियन साइकोलॉजी समझा जाता है। तो यहाँ पर इंडियन साइकोलॉजिकल थॉट्स पे ज़्यादा फोकस करा जा रहा है, कि जो साइकोलॉजिकल इंसाइट्स है दैट आर अवेलेबल इन द स्कॉलरली लिटरेचर प्रोड्यूस्ड बाय थिंकर्स इन द वैदिक, जैनिक, बुद्ध ट्रेडिशंस, कि हमारे जो सबसे एंशियंट, जो हमारे देश के, हमारी कंट्री के जितने भी धर्म हैं उनमें जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं, उनकी जो थॉट्स थे, उनकी जो इंसाइट्स थी, उन सब के बेस पर हमारी जो इंडियन साइकोलॉजी है उसको टर्म दी जाती है। कि इंडियन साइकोलॉजी क्या हो गई, पहला हमारा तरीका था कि जो भी इंडिया में जो साइकोलॉजी पढ़ाई जाती है वो इंडियन साइकोलॉजी है, उसको एड्रेस करने के लिए इंडिया के जो एकेडमिक्स हैं, ठीक है, जो प्रोफेशनल स्टेटस उनको मिलता है उनको बोल देते हैं बस इंडियन साइकोलॉजी, ठीक है। एक तो ये तरीका है समझने का। दूसरा क्या है कि जो हमारे इंडिया के जो थॉट्स हैं साइकोलॉजी को लेकर के, जो कि हमारे स्क्रिप्चर्स में, जो कि हमारे वेद में, अलग अलग धर्मों में जो लिखे हुए हैं, उसको एड्रेस करने के लिए, कि हमारे जो थॉट है साइकोलॉजी को लेकर के, इंडियन थॉट है, उससे हम लोग एड्रेस करते हैं, उसको हम लोग बोल देते हैं इंडियन साइकोलॉजी। दूसरा तरीका ये है कि जहाँ पर हम थॉट्स पे बेस्ड है, थॉट्स की वजह से हम लोग कह रहे हैं कि ये इंडियन साइकोलॉजी अलग है।
थर्ड है हमारा, थर्ड वे, वो है साइकोलॉजी विद एन इंडियन आइडेंटिटी, कि जब हम साइकोलॉजी को किसी इंडियन आइडेंटिटी से जोड़ रहे हैं तो भी हम उसको बोलेंगे कि ये इंडियन साइकोलॉजी, हम समझ जाते हैं कि हाँ ये इंडियननेस शो कर रहा है, इंडियननेस शो कर रहा है, ये इंडियन साइकोलॉजी है। कैसे कि जैसे यहाँ पर ना अब हम वर्ड्स देख रहे हैं, वैदिक साइकोलॉजी, ठीक है, बुद्धिस्ट साइकोलॉजी, योगा साइकोलॉजी, हिंदू साइकोलॉजी, जैन साइकोलॉजी, द्रविडियन साइकोलॉजी। तो यहाँ पे साइकोलॉजी के साथ एक इंडियन आइडेंटिटी को जोड़ दिया गया है। जैसे यहाँ पे हेडिंग क्या है, साइकोलॉजी विद एन इंडियन आइडेंटिटी, कि साइकोलॉजी किसके साथ जोड़ी गई है, एक इंडियन आइडेंटिटी के साथ। जैसे जब हम वैद की बात करते हैं, हिंदू वर्ड ही खुद यूज़ हो रहा है यहाँ पर, योगा यूज़ हो रहा है वर्ड, ठीक है, मतलब इंडियन आइडेंटिटी जुड़ रही है साइकोलॉजी के साथ। तब भी हम क्या समझ जाते हैं कि जब हम कहीं भी लिखा हुआ देखेंगे वैदिक साइकोलॉजी, ठीक है, जैन साइकोलॉजी या हिंदू साइकोलॉजी, योगा साइकोलॉजी, तो हम खुद से उसको समझने लग जाएंगे कि हाँ भाई यहाँ पे इंडियन साइकोलॉजी की बात हो रही है, ठीक है। तो ये भी एक तरीका है समझने का कि जब साइकोलॉजी को किसी इंडियन आइडेंटिटी से जोड़ दिया जाता है, जो कि क्या रिफ्लेक्ट करता है, इंडियननेस रिफ्लेक्ट करता है, कि हमें खुद से वहाँ पे पता चल जाता है कि यहाँ पे इंडियन थॉट्स की बात हो रही है, हमारे इंडियन ट्रेडिशन की बात हो रही है, वो एक इंडियननेस शो कर रहा है हमको। तो वो भी एक तरीका है इंडियन साइकोलॉजी को समझने का, एड्रेस करने का। साथ में यहाँ पर सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ इंडियन जो कल्चर था उसी ने काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट करा था, वर्ल्ड वाइड कंट्रीब्यूशन था इस कंसेप्ट में। फोर्थ है हमारे पास साइकोलॉजी डेवलप्ड अराउंड द फिलोसफी ऑफ एन इंडियन थिंकर, कि जो साइकोलॉजी है वो हमारे जो इंडियन थिंकर्स थे, ठीक है, उन्हीं की जो फिलोसफी थी उसी के अराउंड घूमती रहती है, उसी की वजह से डेवलप हुई है। जैसे हमने पहले पढ़ा है कि जो साइकोलॉजी है वो फिलोसफी का एक पार्ट थी और उसी से निकल करके आई है। वही चीज़ इंडियन कल्चर में भी है, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी है, कि क्या मानते हैं कि जो यहाँ पर फिलोसफी के जो इंडियन थिंकर्स हैं उनकी फिलोसफी से डेवलप हुई है साइकोलॉजी, इंडियन साइकोलॉजी। अब मॉडर्न टर्म्स में अगर हम देखें तो जो इंडिया में क्या है कि अ कंटेम्प्रेरी एग्जाम्पल इज दैट ऑफ इंटीग्रल साइकोलॉजी दैट वॉज इंस्पायर्ड बाय द इंटीग्रल विजन ऑफ महर्षि अरबिंदो। अब जो ये फोर्थ पॉइंट है, इसमें पहले क्या है कि जैसे हमने वेस्टर्न कल्चर में जो भी देखा है, जो वेस्टर्न साइकोलॉजी उसमें जो देखा है कि सबने अपने अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू दिए थे साइकोलॉजी को लेकर, कि जो विलियम वुड थे उन्होंने स्ट्रक्चर के ऊपर, जो हमारा माइंड है उसके स्ट्रक्चर के ऊपर ज़्यादा फोकस करा था। उसके बाद फिर जो विलियम जेम्स थे उन्होंने फंक्शंस के ऊपर, फिर जो फ्रॉइड थे उन्होंने अनकॉन्शियस पार्ट जो है हमारे माइंड का, ठीक है, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करा था। और फिर ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव अलग था, एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव अलग है, जेस्टॉल साइकोलॉजी हमने अलग पढ़ी है। तो ये सब क्या अलग अलग पार्ट हो गए, ठीक है, सबने अलग अलग तरीके से इसको डिराइव करा, सबका कुछ ना कुछ फिलोसफिकल विजन था उसके अंदर। वहीं पर इंडिया में क्या था कि उसमें क्या है, जैसे इंडियन पर्सपेक्टिव, जो इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है इंटीग्रल साइकोलॉजी। अब जो इंटीग्रल साइकोलॉजी है ये इंस्पायर हुई थी महर्षि अरबिंदो से, इनके पॉइंट ऑफ व्यू से, इनके इंटीग्रल विजन से। अब जो महर्षि अरबिंदो थे इनको जो इंडियंस थे वो भी फॉलो करते थे, साथ में जो फॉरेनर्स थे वो भी इनके विजन को फॉलो करते थे। एंड टीचिंग सर अरबिंदोस विजन टीचिंग कंट्रीब्यूटिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ इंटीग्रल साइकोलॉजी। और इन दोनों जो इंडियंस इनके फॉलोवर्स थे, जो फॉरेनर्स इनके फॉलोवर्स थे, उन सबके कंट्रीब्यूशन से, जो सर अरबिंदो की जो विजन था उनके टीचिंग के, उनके कंट्रीब्यूशन से मिलकर के जो इंटीग्रल साइकोलॉजी थी इसकी डेवलपमेंट हुई थी। तो जैसे कि हमारी हेडिंग है क्या है कि साइकोलॉजी डेवलप्ड अराउंड द फिलोसफी ऑफ इंडियन थिंकर। और यहाँ पर इंडियन थिंकर का क्या एग्जांपल दिया, महर्षि अरबिंदो। इनकी क्या फिलोसफी थी, इनके क्या थॉट्स थे, कि इंटीग्रल विजन था इनका, और उसी ने किस साइकोलॉजी को डेवलप करा, इंटीग्रल साइकोलॉजी को। अब ये इंटीग्रल साइकोलॉजी क्या है, जैसे हमने जो वेस्टर्न में जो पढ़ा था कि कुछ लोग इस चीज़ को मानते हैं, कुछ लोग दूसरी चीज़ को मानते हैं, कि देखो कॉन्शियसनेस तो नहीं होती है, ओवर्ट बिहेवियर तो कुछ भी नहीं होता है ना, हमने तो कोवर्ट बिहेवियर को ही समझना चाहिए, या फिर सिर्फ फॉरवर्ड को समझना चाहिए, या फिर सिर्फ स्ट्रक्चरलिज्म ही होता है, माइंड के स्ट्रक्चर को हमें स्टडी करना चाहिए, या फिर सिर्फ कॉन्शियसनेस को स्टडी करना चाहिए। फिर फ्रॉइड ने बोला नहीं, अनकॉन्शियसनेस में ही सारी चीज़ें होती है, पर्सनैलिटी अगर समझनी है तो अनकॉन्शियसनेस को समझना पड़ेगा, तुम सबको नहीं आता, ठीक है। तो यहाँ पर क्या सबका अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू था, सब अपने अपने जो विजन थे उसी को जो है प्रमोट कर रहे थे। वहीं पर जो महर्षि अरबिंदो है, जो ये इंटीग्रल साइकोलॉजी, जो इनका इंटीग्रल विजन था, इंटीग्रल जो इनकी टीचिंग्स थी, ये एक फिलोसफिकल थिंकिंग है। और इसमें क्या है कि जितने भी डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हैं उन सबको अलग ना करते हुए सबको मिला करके फिर किसी एक चीज़ को एक कॉमन अपने डिसीजन पर आना, कि हाँ स्ट्रक्चरलिज्म भी हो सकता है, फंक्शनलिज्म भी हो सकता है, अनकॉन्शियसनेस भी हो सकती है, कॉन्शियसनेस भी हो सकती है, सारी चीज़ें हो सकती है, ह्यूमनिस्टिक एवोल्यूशनरी, सबको मिला करके इंटीग्रेट कर करके फिर हम किसी एक नई चीज़ पर आते हैं। ये एक विजन होना चाहिए। तो ये जो थॉट था, ये जो फिलोसफिकल थॉट था इंडियन थिंकर का, किसका, महर्षि अरबिंदो का, इन्होंने एक नई साइकोलॉजी को डेवलप करा जिसको बोलते हैं हम लोग इंटीग्रल साइकोलॉजी। तो इस तरीके से भी हम समझ सकते हैं इंडियन साइकोलॉजी को। लास्ट क्या तरीका है हमारे पास, साइकोलॉजी ऑफ इंडियन पीपल, दोज हु adhere to socio-cultural viewpoint of primarily emphasize on understanding the behavior of Indian masses. They are not very particular about employing indigenous concept and theories. They use Western ideas and methods also. तो जो लास्ट हमारा पॉइंट है इसमें क्या है कि
जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जो इंडियन साइकोलॉजी होती है, कई लिटरेचर में, कई स्क्रिप्ट, कई जो बुक्स हैं, आर्टिकल्स, उसमें क्या मिलेगा आपको कि कई लोग तो मानते हैं कि कई लोग समझते हैं इंडियन साइकोलॉजी को सिर्फ स्पिरिचुअल व्यू से, कई लोग समझते हैं सोशियो कल्चरल व्यू पॉइंट से। तो जो भी सोशियो कल्चरल व्यू पॉइंट को पालन करते थे, उसको समझते थे, मानते थे, वो क्या है कि सिर्फ इंडियन बिहेवियर, जो इंडियन पीपल हैं, जो इंडियन लोग हैं, उनको समझने के लिए, उनके बिहेवियर को समझने के लिए सिर्फ इंडियन कंसेप्ट्स और थियोरीज का ही नहीं यूज़ करते थे, बल्कि जो वेस्टर्न व्यू पॉइंट है, वेस्टर्न आइडियाज़ है, वेस्टर्न मेथड्स है, उसको भी फॉलो करते हैं, उसको भी एक्सेप्ट करते हैं और उनका भी यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दिया है सुधीर कक्कर का। ये एक इंडियन बोर्न साइकोलॉजिस्ट है जो कि साइको एनालिसिस में ट्रेंड है अंडर एरिक एरिक्सन, हैज़ अप्लाइड साइको एनालिटिकल थियरी टू अंडरस्टैंड द इंडियन साइकी एंड हैज़ पब्लिश्ड सेवरल बुक्स एंड आर्टिकल्स। तो यहाँ पर इंडियन पीपल कौन हो गए कि सुधीर कक्कर, ठीक है, ये इंडिया में बोर्न हुए इंडियन बोर्न साइकोलॉजिस्ट है, और इन्होंने एरिक एरिक्सन जो कि एक वेस्टर्न साइकोलॉजिस्ट है, उनकी जो थ्योरी थी, जो साइको एनालिटिकल थ्योरी थी, उसमें इन्होंने काफ़ी मतलब उसी को, उसमें ये ट्रेंड है, सुधीर कक्कर भी इसमें ट्रेंड है, और इन्होंने ये जो वेस्टर्न आइडिया था इसका क्यों यूज़ करा, कहाँ यूज़ करा, इंडियन साइकी को समझने के लिए। इस थ्योरी का, जो कि एरिक एरिक्सन की थ्योरी थी, एक वेस्टर्न आइडिया था, वेस्टर्न मेथड था साइकी को समझने का, एक ह्यूमन साइकी को समझने का, वो इन्होंने यूज़ करा इंडियन साइकी को समझने के लिए, इंडियन बिहेवियर को समझने के लिए, और इन्होंने काफ़ी सारी बुक्स और आर्टिकल्स भी लिखे। तो यहाँ से भी हम समझ सकते हैं कि साइकोलॉजी ऑफ इंडियन पीपल को भी हम लोग इंडियन साइकोलॉजी समझ लेते हैं। तो हमारे पास 5 डिफरेंट व्यू पॉइंट्स थे। अब यहाँ पे और भी एग्जांपल दे रखे हैं इस लास्ट पॉइंट के। अब यहाँ पर क्या है कि सिर्फ जैसे जो लास्ट पॉइंट में हमने देखा कि जो सोशियो कल्चरल व्यू पॉइंट है, उसमें सुधीर कक्कर ने क्या करा कि वो खुद एक इंडियन साइकोलॉजिस्ट है, बट उन्होंने किसी वेस्टर्न नोशन को, वेस्टर्न जो आइडिया था, वेस्टर्न मेथड को यूज़ करा बिहेवियर को समझने के लिए, इंडियन बिहेवियर को समझने के लिए, इंडियन कंसेप्ट का यूज़ नहीं करा। बट काफ़ी ऐसे भी अटैम्प्ट हुए हैं जिन्होंने जो इंडियन इनसाइट्स थी, जो इंडियन इनसाइट थी, इंडियन कंसेप्ट थे, उनसे ही, उन्हीं के थ्रू इंडियन बिहेवियर का, इंडियन जो लोग थे उनके बिहेवियर को समझने की कोशिश करी इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है साइकेट्रिस्ट का, प्रोफेसर नेकी। प्रोफेसर नेकी ने क्या देखा, गुरु चेला, ये जो टर्म है गुरु चेला, ये जो रिलेशनशिप है, ठीक है, एक गुरु का और उसके चेले का, ये एक इंडियन कंसेप्ट है, ठीक है, इंडियन इंसाइट है, इंडियन थॉट है। तो इसके थ्रू इन्होंने जो वर्क सिचुएशंस थी, वर्क बेटर इन साइकोथेरेपी सिचुएशंस विद इंडियन क्लाइंट्स एंड पेशेंट्स, इन्होंने क्या देखा कि जो ये गुरु चेला वाला जो आइडिया होता है ना, ये गुरु चेला वाला जो रिलेशनशिप होता है, ये इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, इंडियन लोगों पर, जब हम क्लाइंट और पेशेंट, जब किसी भी क्लाइंट और पेशेंट की जब हम साइकोथेरेपी कर रहे होते हैं, उस सिचुएशन में ज़्यादा काम आता है इंडियन क्लाइंट्स के साथ। तो यहाँ पर इन्होंने एक इंडियन इंसाइट को यूज़ करा ताकि वो एक जो थेरेपी है, जो भी साइकोथेरेपी का यूज़ करे, उसमें वो ज़्यादा यूज़ कर सकें उसे, ताकि जो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जो इंडियन ह्यूमंस हैं, ठीक है, इंडियन पीपल हैं, उनके ऊपर ज़्यादा फिट होता है ये गुरु चेला वाला रिलेशनशिप, जो कि एक इंडियन इंसाइट है। अब यहाँ पर एक दूसरा एग्जाम्पल भी है हमारे पास, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर स्पेशलिस्ट प्रोफेसर JBP सिन्हा। इन्होंने क्या देखा, इन्होंने जो नर्चर एंड टास्क लीडरशिप, ये जो बिहेवियर है, ये जो टर्म इन्होंने कॉइन करी थी, और इन्होंने क्या बोला कि जो इंडियन एम्प्लॉयज़ होते हैं ना, स्पेशली इंडियन एम्प्लॉयज़, उनको अगर हमें ट्रेन करना है, दोज हु आर इन द लीडरशिप पोजीशन, जो इंडियन एम्प्लॉयज़ होते हैं उसमें जो लीडरशिप पोजीशन में होते हैं, वो अपने बेस्ट रिजल्ट्स जब वो अचीव कर सकते हैं जब वो अपना नर्चरिंग एटीट्यूड शो करें अपना काम करवाने के लिए। यानी कि जो इंडियन लोग हैं, ठीक है, वर्कर्स एम्प्लॉयज़ हैं, उसमें भी जो उनका लीडर है, अगर वो एक नर्चरिंग एटीट्यूड अपना शो करता है अपने जो कलीग्स हैं उनके साथ, या फिर जो भी जिनसे भी उसको काम अपना करवाना है, जो उसके एम्प्लॉयज़ है, जो उसके जूनियर्स हैं उनसे, तो उसे एक नर्चरिंग एटीट्यूड शो करना पड़ेगा। और ये जो इंडियन जो लोग हैं उन्हीं के ऊपर ज़्यादा सुटेबल होता है, ज़्यादा फिट बैठता है। और ये जो दोनों एग्जाम्पल्स हैं, ये हमें क्या समझा रहे हैं कि जो इंडियंस होते हैं वो एक डिपेंडेंसी एटीट्यूड एल्डर्स के टुवर्ड्स रखते हैं, कि जो हमारे बड़े हमसे कह रहे हैं हम उनके आज्ञा का पालन करना चाहिए, ये हमारे अंदर इनबोर्न है, इनहेरेंट है, हमारे कल्चर में ये चीज़ें। तो जैसे एक डॉक्टर और एक पेशेंट का रिलेशनशिप होता है, या फिर जब हम साइकोथेरेपी कर रहे होते हैं तो एक क्लाइंट का जो उसके थेरेपिस्ट के साथ जो रिलेशनशिप होता है, वहाँ पर इन्होंने गुरु चेला वाला एग्जाम्पल दिया है, वाली टर्म को कॉइन करा है कि जो इंडियन पेशेंट्स होते हैं उनके साथ ये वाला रिलेशनशिप ज़्यादा सुटेबल बैठता है। साथ में जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियरिस्ट हैं JBP सिन्हा, इन्होंने बताया कि जो नर्चर एंड टास्क लीडरशिप है, कि जब कोई लीडर है वो अपना नर्चरिंग एटीट्यूड शो करता है अपने जूनियर्स को, तब जाकर के उसका काम ज़्यादा अच्छे से डन हो सकता है, क्योंकि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में वही चीज़ सुटेबल बैठती है। और इससे हमें क्या पता चलता है कि हमारा जो हम इंडियंस हैं, हमारा एटीट्यूड कैसा है कि एक डिपेंडेंसी एटीट्यूड है एल्डर्स को लेकर के। तो यहाँ पर सिर्फ ये नहीं है कि हम लोग सिर्फ जो सोशो कल्चरल व्यू पॉइंट को मानते हैं, वो सिर्फ क्या है कि जो वेस्टर्न से ही सारे जो आइडियाज़ हैं, मेथड्स हैं, उनको उसको लेते हैं और इंडियन कॉन्टेक्स्ट पर अप्लाई कर देते हैं, बल्कि हमने इंडियन कंसेप्ट्स को भी यूज़ करा है अपने इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई करने के लिए। इंडियन कंसेप्ट्स को, इंडियन इंसाइट्स को भी हमने यूज़ करा है, क्योंकि हमारे लिए वो ज़्यादा सुटेबल बैठती है।
अब हमने ये तो समझ लिया कि कौन से 5 तरीके हैं जिससे कि हम इंडियन साइकोलॉजी जो टर्म इसको समझ सकते हैं या फिर समझते हैं। अब हमें ये भी समझना है कि इंडियन साइकोलॉजी क्या नहीं है। तो इंडियन साइकोलॉजी क्या नहीं है? फर्स्ट क्या, इंडियन साइकोलॉजी इज नॉट इंडिजिनस साइकोलॉजी ऑफ अ स्पेसिफिक ग्रुप और ट्राइब लिविंग इन इंडिया। तो इंडियन साइकोलॉजी कोई ऐसी साइकोलॉजी नहीं है जो कि सिर्फ हमारे किसी पर्टिकुलर ट्राइब के लिए, किसी पर्टिकुलर रिलीजन के लिए या फिर किसी इंडिया में रहने वाले ही सिर्फ लोगों के ऊपर अप्लाई होती है। हमारी जो इंडियन साइकोलॉजी वो इंडियनाइजेशन ऑफ साइकोलॉजी पे ज़्यादा फोकस करती है कि हमारे जो कंसेप्ट्स हैं, जो इनसाइट्स है, उसका हम यूज़ करते हैं ताकि वो वर्ल्ड वाइड सबके ऊपर अप्लाई हो सके, वो प्रिंसिपल सबके ऊपर अप्लाई हो सके, सिर्फ हमारे ही कंट्री के लोगों के ऊपर अप्लाई ना हो बल्कि यूनिवर्सल हो। अगर सिर्फ इंडिजिनस साइकोलॉजी होगी तो क्या होगा कि सिर्फ हमारे किसी एक पर्टिकुलर कल्चर के ऊपर, क्योंकि हमारे इंडिया में इतनी डाइवर्सिटी है, इतने डिफरेंसेस आते हैं। अब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चल जाओ ऐसा लगेगा डिफरेंट ही कंट्री है, क्योंकि कल्चर में इतना डिफरेंसेस आ जाते हैं। बट तो ऐसा नहीं है कि इंडिजिनस साइकोलॉजी, ऐसा नहीं है। इंडियन साइकोलॉजी इंडिजिनस साइकोलॉजी नहीं है। अगर इंडिजिनस साइकोलॉजी होती तो सिर्फ एक पर्टिकुलर कल्चर के लिए ही बेस्ड हो जाती। हम किसी और के ऊपर उस थियोरी को या उस मॉडल को अप्लाई नहीं कर सकते, वो यूनिवर्सल नहीं होता। तो ये क्या है कि इंडियन साइकोलॉजी इंडिजिनस साइकोलॉजी नहीं है, किसी एक स्पेसिफिक ग्रुप के लिए नहीं है, फिर किसी एक ऐसी ट्राइब के लिए नहीं है जो सिर्फ इंडिया में रहती है, ऐसा नहीं है। सेकंड क्या है, इट इज़ नॉट इंडिजिनाइजिंग साइकोलॉजी विच मीन्स टू अडेप्ट वेस्टर्न साइकोलॉजी थियरीज एंड मॉडल्स टू सूट टू इंडियन कॉन्टेक्स्ट। अब ऐसा भी नहीं है कि हम लोग वेस्टर्न से सारी ये इंडिजिनाइजिंग साइकोलॉजी भी नहीं कि वेस्ट से सारे जो उनके मॉडल्स है, थियरीज है, कंसेप्ट है, उसको उठा लिया और इंडियन कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से उसमें थोड़ी बहुत चेंजेस कर दिया और अप्लाई कर दिया, अपना कुछ बनाया ही नहीं। तो इंडिजिनाइजिंग साइकोलॉजी भी ये नहीं है। इट इज़ थर्ड क्या, इट इज़ नॉट लिमिटेड टू द पीपल लिविंग विद इन द जियोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ इंडिया, कि सिर्फ ऐसे नहीं कि जो लोग हमारे इंडिया की बाउंड्रीज के अंदर सिर्फ इसमें रहते, सिर्फ इंडिया में रहते, उन्हीं के ऊपर जो चीज़ अप्लाई होती है उसमें वहीं तक लिमिटेड है, उससे बाहर लिमिटेड नहीं है, उससे बाहर वो एक्सपोजर ही नहीं हो गया, फिर उससे बाहर वो अप्लाई ही नहीं हो गया, ऐसा भी नहीं है। लास्ट क्या है, while it helps to understand the behavior of Indian masses, it is not the psychology of Indian people। कि वही चीज़ है कि हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं कि हम इंडियन कि ये जो साइकोलॉजी, इंडियन साइकोलॉजी इंडियन बिहेवियर्स, इंडियन लोगों के जो बिहेवियर्स को समझने में हेल्प करती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इंडियन पीपल के लिए ही है, उन्हीं के लिए बनी है और किसी इंसान के लिए बनी ही नहीं है, ये सबके ऊपर अप्लाई हो सकती है। तो ये है कि हमारे दिमाग में जो क्वेश्चन आती है शायद ये साइकोलॉजी, शायद इंडिजिनस साइकोलॉजी या फिर सिर्फ इंडियन लोगों के ऊपर जो अप्लाई हो सके वो साइकोलॉजी, तो ऐसा नहीं है। तो ये 4 पॉइंट्स हैं जिससे हमें ये पता चलेगा कि इंडियन साइकोलॉजी क्या नहीं है। और ऊपर हम जो हमने 5 वेज पढ़े हैं वो सारे वेज हैं, वो सारे तरीके जिसके थ्रू हम समझने की कोशिश कर सकते हैं कि हाँ, इंडियन साइकोलॉजी को लोग कैसे समझते हैं, कैसे एड्रेस करते हैं। तो जो ये टर्म है ना, इंडियन साइकोलॉजी ओनली हाईलाइट्स द यूनिक एंड डिस्टिंक्टिव इंसाइट्स ऑन कॉन्शियसनेस एंड नेचर of mind discussed and described in our ancient texts and treatises. It is also refers to the Indian perspective of human life and other aspects of behavior. तो इंडियन साइकोलॉजी क्या, ये जो टर्म है क्या हाईलाइट कर रही है, ये सिर्फ एक यूनिकनेस, ठीक है, कि कैसे हमारा जो रहने का तरीका है, ठीक है, हमारे जो सोचने का तरीका है, हमारा जो कॉन्शियसनेस है, जो इंसाइट है, ये सारे जो कंसेप्ट्स हैं कि हम किस तरीके से समझते हैं कॉन्शियसनेस को, कॉन्शियसनेस की स्टेट्स क्या हो गई, या फिर जो ह्यूमन बिहेवियर या फिर जो बिहेवियर उसको हम कैसे समझते हैं, वो सारी चीज़ों के ऊपर जो हमारे टेक्स्ट में, एशियन टेक्स्ट में लिखा हुआ है, ग्रंथों में लिखा हुआ है, पुराणों में लिखा हुआ है, फिर और भी जो स्क्रिप्चर्स, जो रिलीजियस टेक्स्ट है, उन सब चीज़ों में, जो उन सब बुक्स में जो भी चीज़ें लिखी हुई है उसको एक हाईलाइट करता है ये जो टर्म है इंडियन साइकोलॉजी, कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में क्या पहले के टाइम पे क्या चीज़ें लिखी गई थी, क्या एक पर्सपेक्टिव, क्या एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव है सिर्फ। इट इज़ ऑल्सो रेफर्स टू इंडियन पर्सपेक्टिव ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड एस्पेक्ट्स ऑफ बिहेवियर। वही चीज़ है कि हमारे अब हर किसी का जो पर्सपेक्टिव वो अलग अलग होता है, वैसे कल्चर के बेसिस पर भी जो पर्सपेक्टिव है चीज़ों को समझने का, लाइफ को समझने का, वो सबका अलग अलग है। वेस्टर्न कल्चर में अलग पर्सपेक्टिव है उनका, चाइना में अलग पर्सपेक्टिव हो गया होगा, ठीक है, और जो इंडियन कॉन्टेक्स्ट है इसमें लाइफ को लेकर के, ह्यूमन बिहेवियर को लेकर के पर्सपेक्टिव डिफरेंट है, तो ये अलग पर्सपेक्टिव को हाईलाइट कर रहा है सिर्फ। बट ऑल दिस आर एप्लीकेबल यूनिवर्सली। बट जो हमारे पर्सपेक्टिव, जैसे वेस्टर्न पर्सपेक्टिव को भी हम लोग समझते हैं, ठीक है, अपने कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई भी करने की कोशिश करते हैं थोड़े से चेंजेस ला करके, ठीक है, वैसे ही जो हमारी भी इंसाइट्स हैं, इंडियन इंसाइट्स हैं और थॉट्स हैं और थियरीज़ हैं, मॉडल्स हैं, वो सभी यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ हमारी कंट्री में एप्लीकेबल है, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ हमारी ही कंट्री में अवेलेबल है, एप्लीकेबल है, बल्कि हम इसे यूनिवर्सली अप्लाई कर सकते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं कि जो हमने पढ़ा इंडिजिनाइजेशन साइकोलॉजी, ये होता क्या है और ये इंडिजिनस साइकोलॉजी से डिफरेंट कैसे है। तो जो इंडिजिनाइजेशन साइकोलॉजी है, ये क्या है, इंडिजिनाइजेशन साइकोलॉजी कॉल्स फॉर रेंडरिंग द बेसिक कंसेप्ट्स, थियरीज, मॉडल्स, मेजर्स ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी suitable to a local socio-cultural context. The spirit of developing universal laws and principle is accepted. तो इंडिजिनाइजेशन साइकोलॉजी में क्या है, इंडिजिनाइजेशन साइकोलॉजी में क्या होगा कि जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं,
जो बेसिक थ्योरीज़ हैं, मॉडल्स हैं, उन सब का हम लोग यूज़ करते हैं। वो सब जो मेजर्स हैं मॉडर्न साइकोलॉजी के, वो हमारे लोकल कल्चर में वो किस तरीके से सूटेबल हो सकता है, किस तरीके से हम उनको यूज़ कर सकते हैं, उसके ऊपर मेनली फोकस रहता है कि हाँ, ये हमारे पर्टिकुलर कल्चर में कोई एक चीज़ है या फिर कोई एक मॉडल है, कोई थ्योरी है या फिर कोई भी एक थ्योरी लिखी हुई है, ठीक है, उसका हम लोग यूज़ करें कि वो सबके ऊपर एप्लीकेबल हो, पूरी यूनिवर्सल एप्लीकेबल हो, सिर्फ हमारे ही कॉन्टेक्स्ट में एप्लीकेबल ना हो। जैसे कि हमने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले, हमने जो पढ़ा कि जो गुरु चेला वाला कॉन्टेक्स्ट है, ठीक है, ये बेसिक कंसेप्ट है और वो सिर्फ हमारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में एप्लीकेबल होगा, ठीक है, जो इंडियन कल्चर है, क्योंकि हम लोग ने बचपन से वो चीज़ें पढ़ी हैं, हमारे जो कल्चर में हमको बचपन से वो चीज़ें सिखाई जाती हैं, ठीक है, एवोल्यूशनरी है हमारे अंदर वो चीज़ें, तो हम अनकॉन्शियसली भी उन चीज़ों को समझते हैं। हम अपने एल्डर्स पर थोड़े से डिपेंडेबल हो जाते हैं कि हमारे टीचर ने हमसे कोई बात कही है या फिर हमसे कोई सीनियर है उसने हमसे कोई बात कही है, तो हमको थोड़ा ज़्यादा रिलायबल लगते हैं वो लोग, तो ये हमारे अंदर पहले से चीज़ें हैं, तो वो हमारे कॉन्टेक्स्ट में ज़्यादा एप्लीकेबल होगी। तो वो इंडिजिनाइजेशन साइकोलॉजी नहीं हुआ, क्योंकि वो यूनिवर्सल एस्पेक्ट उसमें नहीं है, वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं होगा। वहाँ पे कल्चर एक सोर्स लिया, वो हो गई हमारी इंडिजिनस साइकोलॉजी। इंडिजिनस साइकोलॉजी वो हो गई क्योंकि इंडिजिनस साइकोलॉजी में कल्चर एक सोर्स होता है आइडिया का, कि कल्चर से, जैसे गुरु चेला ये एक आइडिया है हमारे पर्टिकुलर इंडियन कल्चर का, वैसे ही हर डिफरेंट जो कल्चर्स हो गए सबका अपना एक बेसिक कोई आइडिया होता है, कोई नॉर्म्स होते हैं, कोई मतलब एक नोशन होता है, तो उसके बेसिस पर वो एक सोर्स हो जाता है, ठीक है। कल्चर एक सोर्स होता है किसी भी एक थ्योरी को बनाने के लिए, मॉडल को बनाने के लिए, वो होता है इंडिजिनस साइकोलॉजी। इंडिजिनाइजेशन साइकोलॉजी में क्या है, कल्चर इज द टारगेट, कि ऑलरेडी कोई थ्योरी है, चाहे वो किसी दूसरे कल्चर में भी बनी है, उसको हम लोग थोड़ा मॉडिफाई करके या फिर उस पर्टिकुलर कल्चर में या फिर कोई भी थ्योरी है, ठीक है, जैसे जो वेस्ट में बनी हुई है उन थ्योरीज को हम लोग भी तो यूज़ करते हैं, तो वो क्या है कि वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, तो वो इंडिजिनस साइकोलॉजी हो गया, इंडिजिनाइजेशन ऑफ साइकोलॉजी हो गया, कि उसमें कल्चर एक टारगेट होता है, कि वही चीज़ है, ठीक है, कोई वेस्ट में कोई थ्योरी बनी है, कोई भी एक मॉडल बना है, कोई भी एक मेजर बना है, अब हमें उसे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई करना है, तो हम लोग उसको कन्वर्ट कर देंगे, उसको सिर्फ ट्रांसलेट करेंगे, पूरा जो सारे उसका मेथड है, जो उसका स्ट्रक्चर है, साइकोमेट्री सारी सेम रहेगी, सिर्फ उसको ट्रांसलेट करा है उस चीज़ को हमने, तो वो ट्रांसलेट करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हर किसी का कल्चर डिफरेंट होता है, सोशल कल्चर कॉन्टेक्स्ट में हम उसको चेंज कर सकें, वो एप्लीकेबल हो जाए, वो मेन फोकस होता है इंडिजिनस साइकोलॉजी का। जबकि इंडिजिनस साइकोलॉजी क्या है, सिर्फ कल्चर के ऊपर बेस्ड है और वो इस एक पर्टिकुलर कल्चर पर ही डिपेंड रहेगी। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया है, दोज हु एडवोकेट इंडिजिनाइजेशन स्ट्रॉन्गली होल्ड ऑन द आइडिया ऑफ साइंटिफिक साइकोलॉजी दैट एम्स एट यूनिवर्सल लॉ एंड प्रिंसिपल्स। तो जो लोग भी इसको इंडिजिनाइजेशन ऑफ साइकोलॉजी को एडवोकेट करते हैं, इसको मानते हैं, ठीक है, इसको जो प्रमोट करते हैं, वो लोग क्या है कि जो साइंटिफिक साइकोलॉजी है उसके ऊपर ज़्यादा बेस्ड रहते हैं, ताकि क्या है कि जो साइंस होती है, साइंस के जो फैक्ट्स हैं, जो रूल्स हैं, जो नॉर्म्स हैं, वो क्या यूनिवर्सल होते हैं, सिर्फ एक पर्टिकुलर किसी कंट्री के लिए नहीं होते हैं, किसी एक पर्टिकुलर कल्चर के लिए नहीं, पर ही नहीं बेस्ड होते। जैसे हम साइंस के जितने भी फैक्ट्स पढ़े हैं वो यूनिवर्सल है, सबके लिए है। ये साइंस और साइकोलॉजी को भी हम एज अ साइंस भी पढ़ते हैं, तो साइकोलॉजी एज अ साइंस है, तो उसका जो मेन उसका एम है क्या है कि यूनिवर्सल लॉ होने चाहिए, प्रिंसिपल्स होने चाहिए, वही चीज़ है। और जो भी लोग इंडिजिनाइजेशन साइकोलॉजी को मानते हैं वो इस लॉ में भी मानते हैं कि जो भी नॉर्म्स होंगे, जो भी लॉ होगा, जो भी मेजर होंगे, मॉडल्स होंगे, वो यूनिवर्सल एप्लीकेबल होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जो कमला चौधरी हैं, इंडियन साइकोलॉजिस्ट है, इन्होंने जो थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट है TAT, इसमें कुछ पिक्चर्स को चेंज करके, क्योंकि थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट में क्या है, कुछ कार्ड्स होते हैं जिसमें कुछ पिक्चर्स होते हैं, अब वो पिक्चर्स क्या है उसको थोड़ा सा चेंज करके इंडियन सोशल कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग उसको चेंज करके बिनेट कमेट टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस इज मतलब इन्होंने क्या करा कि जो कमला चौधरी थी, इन्होंने थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट, ये यूनिवर्सल टेस्ट है, इन्होंने क्या करा कि इसको थोड़ा सा इसकी पिक्चर्स में चेंज ला करके, ताकि वो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में सूट हो सके, इंडियन सोशल कॉन्टेक्स्ट में सूट हो सके, इस वजह से उसको थोड़ा चेंज करा, वो यूनिवर्सल है। क्यों चेंज करा, क्योंकि अगर वो सिर्फ इंडिजिनस साइकोलॉजी होती तो कहते भाई ये तो दूसरे कल्चर में बनी, हम इसको एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, हम अपने लिए कुछ नया बना देंगे, तो वो कुछ नया ग्रो करती, तो कुछ नया डेवलप करती, तो वो इंडिजिनस साइकोलॉजी हो जाता, जो कि इंडियन साइकोलॉजी नहीं है। इंडियन साइकोलॉजी मेनली फोकस करती है इंडिजिनाइजेशन ऑफ साइकोलॉजी में, मोस्टली फोकस करते हैं, कई सब लोगों का अपना अपना मानना है, जो हमने जी स्टार्टिंग में पढ़ी थी कि कुछ लोग इंडिजिनाइजेशन ऑफ साइकोलॉजी को फोकस करते हैं, उस पर बिलीव करते हैं, उसको एडवोकेट करते हैं, कुछ लोग इंडिजिनस साइकोलॉजी को फोकस उसके ऊपर फोकस करते हैं, उस वी पॉइंट को फोकस करते हैं। तो जो मेनली जो इंडिजिनाइजेशन ऑफ साइकोलॉजी को फोकस करते हैं, उसमें बिलीव करते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं कि वेस्टर्न कल्चर से भी कुछ टेस्ट उन्होंने ले ली जो यूनिवर्सल है, उसको सिर्फ थोड़ा सा ट्रांसलेट करा है ताकि हमारे कॉन्टेक्स्ट में वो चीज़ सूट हो सके। इंडियंस so far from the beginning in India, many psychologists have attempted to indigenize psychology rather than developing indigenous psychology। तो जैसे हमने पहले भी जो एग्जांपल्स पढ़े, अभी भी जो हमने कमला चौधरी का एग्जांपल पढ़ा, और इसमें और भी एक एग्जांपल लिख रखा है, वो भी आप पढ़ लेना। जैसे हमने जो नर्चरेंट टास्क लीडरशिप वाला टास्क वो जो पढ़ा था, और जो मतलब इन्होंने भी क्या करा था, जो JP सिन्हा थे, इन्होंने नर्चरेंट टास्क लीडरशिप इस चीज़ को भी फोकस करा था। तो यहाँ पर क्या है कि मेनली जो दूसरे वेस्टर्न कल्चर में जो थ्योरीज
पहले से बनी हुई है, जो यूनिवर्सल है, उसको ट्रांसलेट करा ताकि वो हमारे कॉन्टेक्स्ट में एप्लीकेबल हो सके। तो यहाँ पर मोस्टली सब लोग क्या है कि स्टार्टिंग से ही इंडिया में जो साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने इंडिजिनस साइकोलॉजी को पर ही ज़्यादा फोकस करा है रेदर देन इंडिजिनस साइकोलॉजी। मतलब इंडिजिनस साइकोलॉजी को डेवलप करने की बजाय उन्होंने इंडिजिनाइज साइकोलॉजी पर ज़्यादा फोकस किया। तो आई होप कि आपको समझ में आया कि इंडिजिनाइजेशन साइकोलॉजी क्या है और ये इंडिजिनस साइकोलॉजी से कैसे डिफरेंट है। इंडिजिनस साइकोलॉजी मेनली उसमें कल्चर सोर्स होता है कि कल्चर के सारे जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं उसी के बेसिस पर हमको थियरी बनाएंगे और वो हमारे कल्चर पर एप्लीकेबल होगी। इंडिजिनाइजेशन ऑफ साइकोलॉजी में क्या है कि कोई भी बेस होगा, कोई भी थियरी है, कोई भी मॉडल है, वो हमारे कल्चर के अकॉर्डिंग सूट कर सके, उसकी वजह से हम उसमें कुछ ट्रांसलेशन कर सकते हैं, लेकिन वो यूनिवर्सल एप्लीकेबल होगी। ये बात मेन है इसमें कि वो यूनिवर्सल एप्लीकेबल होगी। इंडिजिनस साइकोलॉजी की जो भी कोई भी थियरी है तो वो सिर्फ उस पर्टिकुलर कल्चर पर ही बेस्ड होगी, वो यूनिवर्सल नहीं हो सकती। लास्ट इसमें पॉइंट है इंडियन साइकोलॉजी। इंडियन साइकोलॉजी क्या है कि शुरुआत में जो स्वामी विवेकानंद थे, सर अरबिंदो, जादूनाथ सिन्हा और जो दूसरे साइकोलॉजिस्ट थे इंडिया के, उनका जो मेन इंस्पिरेशन थी इंडियन साइकोलॉजी पढ़ने की या बनाने की, डेवलप करने की, वो थी नेशनलिस्टिक, कि वो अपनी कंट्री से, अपने नेशन से वो ज़्यादा जुड़े हुए थे। इंडियन कल्चर, इंडियन ट्रेडिशन को वो लोग हाईलाइट करना चाहते थे कि हमारे इंडियन कल्चर की, हमारे इंडियन जो थॉट्स हैं, जो ट्रेडिशन है, उसकी क्या यूनिकनेस है, उस पर वो लोग मेनली जो है हाईलाइट करना चाहते थे। और इंडिजिनस साइकोलॉजी को, इंडिजिनस जो पर्सपेक्टिव उस पर ज़्यादा फोकस कर रहता था उनका। एंड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मॉडर्न साइंटिफिक डेवलपमेंट एंड मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड व्यू, दे वांटेड टू हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ स्पिरिचुअल वर्ल्ड व्यू ऑफ इंडिया। जैसे कि जो वेस्टर्न, मेनली जो वेस्टर्न कल्चर है, जो वेस्टर्न वर्ल्ड व्यू है, वो मटीरियलिस्टिक जो वर्ल्ड व्यू है उस पर ज़्यादा फोकस रखता है, ठीक है। जबकि जो हमारा इंडियन कॉन्टेक्स्ट है वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड व्यू पे ज़्यादा फोकस रखता है। तो वो जो भी स्वामी विवेकानंद थे, सर अरबिंदो थे, जादूनाथ सिन्हा थे और भी जो इंडियन साइकोलॉजिस्ट थे, उनका मेन फोकस रहता था कि वो हाईलाइट करना चाहते थे स्पिरिचुअल वर्ल्ड व्यू को, जो इंडिया का स्पिरिचुअल वर्ल्ड व्यू है उसके इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करना चाहते थे। इसीलिए वो क्या है कि काफ़ी इन्होंने इंडियन साइकोलॉजी फ्रॉम अ स्पिरिचुअल व्यू पॉइंट कंटिन्यूड फॉर सम टाइम, ड्राइंग इंस्पिरेशन एंड आइडियाज फ्रॉम आवर स्क्रिप्चर्स। अब इसमें क्या है कि ये लोग जो इंडियन साइकोलॉजिस्ट, उन्होंने मेनली जो एंशियंट थिंकर्स थे हमारे, वो किस तरीके से जो कॉन्शियसनेस का नेचर है, ह्यूमन बिहेवियर का नेचर है, सेल्फ, माइंड, जितने भी साइकोलॉजी जो कंसेप्ट्स है, कंस्ट्रक्ट्स हैं, उन सबको किस तरीके से समझते हैं और कैसे ये वेस्टर्न साइकोलॉजी से डिफरेंट है, इसको समझने पे ज़्यादा फोकस उनका रहता था। इसी वजह से इन्होंने जो इंडियन साइकोलॉजी थी इसको डेवलप करने की कोशिश करी थी स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये काफ़ी टाइम तक चला भी। और इसकी जितने भी इंस्पिरेशन उनको मिली थी वो मिली थी हमारे स्क्रिप्चर्स के थ्रू, ठीक है, उनसे इंस्पिरेशन इनको मिली थी। बट दोज अर्ली एकेडमिक साइकोलॉजिस्ट, बट जो हमारे इंडिया में जो भी एकेडमिक साइकोलॉजिस्ट थे पहले के टाइम पर, शुरुआत में ही वो वेस्टर्न एम्पिरिकल ट्रेडिशन से ही ट्रेंड हुए थे। मतलब कि स्टार्टिंग से ही, अब जो स्वामी विवेकानंद थे, सर अरबिंदो, जादूनाथ सिन्हा और कुछ साइकोलॉजिस्ट और थे, वो स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू पे ज़्यादा फोकस रखना चाहते थे और उसी को आगे लेकर जाना चाहते थे, उसी के बेसिस पर इंडियन साइकोलॉजी को डेवलप करना चाहते थे। बट कुछ उस टाइम पर क्या था कि कुछ जो साइकोलॉजिस्ट थे जो एकेडमिक साइकोलॉजी थे, ठीक है, जो एकेडमिक साइकोलॉजी थी, ठीक है, उसमें क्या था, मेनली वेस्टर्न कल्चर में जो भी चीज़ें साइकोलॉजी पढ़ाई जाती है उसको ज़्यादा वो लोगों ने समझा था, उसमें वो ट्रेंड थे। तो उन्होंने जो भी ये इंडियन साइकोलॉजी को जो स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू था, इसको एक सुपरस्टिशन मान करके इसको कम कर दिया। मतलब इस पर इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे पाए थे क्योंकि उन्हें लगता था कि ये सारी बातें सुपरस्टिशन है, तो इस पर इतना फोकस नहीं करना चाहिए। जो वेस्टर्न बातें हैं, जो वेस्टर्न ट्रेडिशन है, उस पर ज़्यादा फोकस हम लोग को करना चाहिए। However, because of the developments in consciousness studies and the emergence of transpersonal psychology, and also due to the emphasis on culture-specific psychologies in the past 5 decades, psychologists in India have taken different approaches, leading to multiple views on what Indian psychology is all about. अभी भी जो है ये चीज़ें ज़्यादा क्लैरिफाई हुई नहीं है, अभी भी जो डिफरेंट व्यूज़ है, डिफरेंट जो एटीट्यूड्स हैं इंडियन साइकोलॉजी को लेकर के, उसके ऊपर अभी भी स्टडीज़ चल रही हैं, अभी भी जो है काम चल रहा है, ठीक है, और लोग अभी भी इसके ऊपर फोकस करना चाह रहे हैं, अभी इसमें कम बाकी है, स्टडीज़ और भी ज़्यादा होना अभी बाकी है। तो ये था इंडियन साइकोलॉजी। अब हम इसका स्कोप देखते हैं। अब है स्कोप, कि इंडियन साइकोलॉजी का स्कोप क्या है। इंडियन साइकोलॉजी इज़ नॉट लिमिटेड ओनली टू दी स्पिरिचुअलिटी एंड रिलीजन, जैसे कि हमको अभी थोड़ा सा पढ़ के ऐसा लगा होगा कि जो इंडियन साइकोलॉजी मेनली सिर्फ जो स्पिरिचुअलिटी, जो हमारे स्क्रिप्चर्स में बातें लिखी हैं स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, सिर्फ उन्हीं के ऊपर बेस्ड है। लेकिन ऐसा नहीं है, जो हमारी इंडियन साइकोलॉजी है वो सिर्फ स्पिरिचुअलिटी पर या फिर रिलीजन पर बेस्ड नहीं है। डिफरेंट जो एस्पेक्ट्स हैं, डिफरेंट जो हमारे लाइफ के एस्पेक्ट्स हैं, सबके ऊपर बेस्ड है। दे हैव फोकस्ड ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, फाइंड इन्फॉर्मेशन अबाउट डेवलपमेंटल एस्पेक्ट्स। जैसे हम डेवलपमेंटल साइकोलॉजी पढ़ते हैं, जो डेवलपमेंल एस्पेक्ट्स हैं ह्यूमन बिहेवियर का, उसके बारे में हम पढ़ते हैं सोदश और शम्सकरा में। शायद मैंने इसको गलत प्रोनाउंस करा होगा, तो प्लीज़ इसको देख लेना। और जो एबनॉर्मल बिहेवियर है उसको हम पढ़ते हैं आयुर्वेदा में, और जो सेक्सुअल बिहेवियर उसको हम कामा सूत्रा में पढ़ते हैं।
इकोनॉमिक और जो पॉलिटिकल एक्शंस होते हैं उसके बारे में हम पढ़ सकते हैं, ह्यूमन बिहेवियर के बारे में जान सकते हैं अर्थशास्त्र और चाणक्य नीति में। और जो सोशल साइकोलॉजी है उसके लिए भी हमारे पास स्क्रिप्चर्स हैं जिसको हम पढ़ते हैं धर्मशास्त्र और नीति शास्त्र में। और इसी तरीके से डिफरेंट जो कॉग्निटिव साइकोलॉजी है उसको हम षट दर्शन या फिर जिसको कि षट मीन 6, जो 6 सिस्टम है इंडियन फिलोसफी के, उसके अंदर हम पढ़ सकते हैं जैन और बुद्ध दर्शन, उसमें भी हम लोग पढ़ सकते हैं। इंडियन थिंकर्स कवर्ड बायो साइको सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ बिहेवियर डिस्कस्ड इन मॉडर्न साइकोलॉजी एंड ऑल्सो अबाउट द स्पिरिचुअल डायमेंशन। तो हमारे जो स्क्रिप्चर्स हैं और जो इंडियन साइकोलॉजी का स्कोप है उसमें बायो साइको और सोशल तीनों ही एस्पेक्ट्स उसके अंदर हैं। जो एक ह्यूमन बिहेवियर की जो हम मॉडर्न साइकोलॉजी में सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं वो सारी चीज़ें हमारे पास ऑलरेडी इंडियन साइकोलॉजी में है। तो इसी वजह से जो सैलिगन थे इन्होंने कहा भी था कि जो स्कोप है इंडियन साइकोलॉजी का वो सेक्सुअलिटी से स्पिरिचुअलिटी तक है, कि सिर्फ सेक्सुअलिटी से लेकर के स्पिरिचुअलिटी तक सारी ही चीज़ें ह्यूमन बिहेवियर के अंदर जो भी चीज़ें होती हैं, हमारी सोशल कल्चर, ठीक है, साइकोलॉजिकल बायोलॉजिकल सारे ही एस्पेक्ट उसके हमारे अंदर, हमारे जितनी भी एस्पेक्ट्स हैं वो सब हमारे कवर हुए हैं इंडियन साइकोलॉजी में। तो ये था स्कोप इंडियन साइकोलॉजी का और इंडियन साइकोलॉजी की मीनिंग और किन तरीक़ों से हम समझ सकते हैं इंडियन साइकोलॉजी को। आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई हो और आज की वीडियो को हम इधर ही एंड करते हैं। आई होप कि सारी चीज़ें समझ में आई हो, कोई भी क्वेरी ना रही हो। अगर फिर भी कोई क्वेरी रहती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके मुझे बता सकते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकते हैं, टेलीग्राम पर बता सकते हैं और टेलीग्राम पर आप मुझे ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो कोई भी क्वेरी रहती है आप इधर बता सकते हैं, अपना फीडबैक ज़रूर दें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।